नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब में और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। किसान जत्थेबंदियों के चुनावी मैदान में उतरने की खबरों ने अब एक नई बहस को छेड़ दिया है। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंढूनी ने बुधवार को यह कहा था कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में शामिल संगठनों को पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे बदलाव का मॉडल पेश किया जा सकता है। चंढूनी ने यह भी कहा था कि मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मिशन पंजाब चलाना चाहिए। पंजाब के किसान जत्थेबंदियों ने इसको अभी फिलहाल अफवाह ही बताया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने यह साफ कर दिया है कि इस पर अभी फिलहाल कोई विचार नहीं किया गया है। लेकिन सवाल पहले भी ये उठता रहा है कि क्या किसानों को सियासत में आगे आना चाहिए और खुद चुनाव को लड़ना चाहिए। हमारी आज की इस पंजाब डिबेट का मुद्दा भी यही है कि क्या है किसानों का मिशन पंजाब और इसके मायने क्या हैं, और क्या अगर किसान जत्थेबंदी उतरते हैं चुनावों के अंदर तो क्या पंजाब के अंदर एक नई तरह के राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो बात गुरनाम सिंह चंढूनी की तरफ से कही गई है ये अपने आप में बेहद अहम है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में जो राजनीतिक पार्टियां मौजूदा हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, मौजूदा कांग्रेस पार्टी की आप बात करें जो कि सत्ता के अंदर हैं, अकाली दल की आप बात करें जो कि जद्दोजहद में है कि इस बार सत्ता के अंदर वापसी कैसे करें, और अन्य पार्टियों में अगर आप बीजेपी का भी जिक्र करें तो वो भी अपने अस्तित्व को बचाने की कवायद में है। लेकिन अब अगर पंजाब के अंदर किसान जत्थेबंदियों की तरफ से या फिर चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के कोई निर्णय होता है या किसान जत्थेबंदियां के चुनाव के अंदर उतरते हैं तो निश्चित तौर पर इसका एक बहुत बड़ा जो असर है वो चुनावों के अंदर देखने को मिलेगा और ये एक नए तरीके के राजनीतिक समीकरण को भी बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन चुनाव से पहले किसानों की जत्थेबंदी जो बात कह रही हैं ये अपने आप में बहुत अहम है। सवाल इस बात का भी है कि क्या अब आंदोलन की राह पे चलते हुए किसान अब राजनीति की राह को भी पकड़ेंगे, और राजनीतिकरण करने से क्या ऐसा तो नहीं है कि किसान आंदोलन कहीं कमजोर पड़ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि अभी तक किसान आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहा है। लेकिन अगर चुनाव लड़ने की बात या फिर चुनावों में जाने की बात होती है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब अलग तरह की राजनीति होगी और इससे जो आंदोलन है उसके ऊपर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। और चलिए पंजाब डिबेट के कुछ अहम सवाल हैं उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। सवाल आज की पंजाब डिबेट का यह है, क्या है किसानों का मिशन पंजाब। जो कि ये बात गुरनाम सिंह चंढूनी की तरफ से कही गई थी कि मिशन उत्तर प्रदेश से ज्यादा फोकस अब मिशन पंजाब पर होना चाहिए। सवाल ये भी है कि चुनाव से पहले किसानों के मिशन पंजाब के मायने क्या हैं, अगर पंजाब के अंदर किसान जत्थेबंदियां चुनाव में उतरती हैं तो फिर ये किस तरीके की राजनीति को पेश करेंगे। सवाल ये भी है, सवाल इस बात का भी है कि क्या अब आंदोलन की राह को छोड़ करके किसान जत्थेबंदियां सियासत करेंगे, और सवाल फिर इस बात का भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्या राजनीतिकरण होने से कहीं किसान आंदोलन कमजोर तो नहीं होगा। ये तमाम ऐसे अहम सवाल हैं जो कि किसान नेता गुरनाम सिंह चंढूनी के द्वारा कही गई मिशन पंजाब की बात के बाद उठे हुए हैं। और सवाल इस बात का भी है कि अगर आ जाते हैं किसान इन राजनीति के अंदर या फिर चुनावों को लड़ने के लिए तो फिर इसका असर क्या होगा आंदोलन के ऊपर। तो कुल मिलाकर के बेहद अहम है और एक नई तरह की बहस इस समय अब इसको लेकर के छिड़ी है। हालांकि हरियाणा किसान संघर्ष समिति की तरफ से गुरनाम सिंह चंढूनी ने इस बात को जरूर कहा, लेकिन अभी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इसको लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया और ना ही चुनाव लड़ने को लेकर के कोई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसला लिया गया है। ये बात भी स्पष्ट की गई है, लेकिन गुरनाम सिंह चंढूनी ने जो बात कही है उससे एक बहस का विषय जरूर बना है और सवाल उसी के साथ जुड़े हुए ये उठ रहे हैं कि क्या है किसानों का मिशन पंजाब के मायने क्या हैं। 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अगर मिशन पंजाब की बात हो रही है तो फिर इसके मायनों को समझना जरूरी है। अब लेकिन सवाल इस बात का भी है कि क्या आंदोलन की राह छोड़कर या आंदोलन के साथ अब सियासत भी करेंगे किसान, और क्या किसान आंदोलन का जो राजनीतिकरण होगा इस चुनाव के लड़ने के फैसले के बाद वो किसान आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। लगभग आप देखें कि 8 महीने हो चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए, लगातार अपनी उन बातों को लेकर, अपनी उन मांग को बार बार किसान दोहरा रहे हैं। आज भी जगह जगह महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया गया है अपने विरोध को जताते हुए। लेकिन राजनीति के अंदर आना या फिर चुनाव लड़ने की बात अगर होती है तो निश्चित तौर पर फिर इसको पूरी तरह से पॉलिटिसाइज
होकर के देखा जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आंदोलन है उनको खड़ा किया गया और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आंदोलन के ऊपर पड़ता हुआ आपको दिखेगा। और इसलिए सवाल उसके साथ ही उठ रहे हैं जो गुरनाम सिंह चंडूनी जो बात कह रहे थे, दरअसल उसके मायने हैं क्या, मिशन पंजाब क्या है, ये समझना पड़ेगा। क्या आंदोलन की राह को छोड़ करके अब किसान सियासत करेंगे, ये भी समझना पड़ेगा। समझना ये भी पड़ेगा कि अगर किसान राजनीति की राह पकड़ते हैं तो फिर इसका असर क्या होगा किसान आंदोलन पर, और राजनीतिकरण से क्या किसान आंदोलन कमजोर तो नहीं पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज पंजाब डिबेट पर इसी पर चर्चा हम करेंगे। तो गुरनाम सिंह चंडूनी ने जो बात कही उसके बाद ये नई तरह की जो राजनीतिक बहस है वो छिड़ी हुई है कि 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के मिशन पंजाब के मायने क्या हैं। सवाल इस बात का भी है कि क्या आंदोलन की राह को छोड़ करके किसान सियासत करेंगे। सवाल इस बात का भी है कि क्या किसान आंदोलन का राजनीतिकरण करने से आंदोलन कमजोर होगा। ये तीनों ही सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज पंजाब डिबेट में इसी पे चर्चा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आज पंजाब डिबेट इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, क्योंकि क्या किसान आंदोलन को लेकर के जो बात अब कही गई गुरनाम सिंह चंडूनी से, इसके मायने क्या हैं, मिशन पंजाब क्या है, और अगर किसान इस एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं तो फिर इसका इंपैक्ट होगा क्या किसान आंदोलन के ऊपर। पंजाब डिबेट को आप ओपन करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं। कृष्णपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। कृष्णपाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। अर्शदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अर्शदीप जी, आपका भी स्वागत। सरवर सिंह पंधेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। सरवर सिंह पंधेर, आपका भी स्वागत। और कुलदीप धालीवाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कुलदीप धालीवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सरवन सिंह पंधेर जी, मैं आपका सबसे पहले रुख करता हूं। किस तरीके से देखा जाए, चूंकि जो बात गुरनाम सिंह चंडूनी की तरफ से कही गई है, इसके मायने क्या हम लोग समझें कि मिशन पंजाब, मिशन उत्तर प्रदेश के साथ साथ मिशन पंजाब भी होना चाहिए, इसके मायने क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। कैसे देखें इसको? देखिए, मेरे कल जब से चंडूनी जी का बयान आया, उन्होंने खुद स्पष्ट भी किया ये 26 जून का यह संयुक्त मोर्चे का निर्णय नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो बस एक विषय को रेज किया। 26 जून की प्रतिक्रिया आई है कि इस तरह का फैसला ना हुआ है, ना करेंगे, ना मंशा। तो उनके निजी विचार हो सकते हैं, कोई भी दे सकता अपनी बात मन से कह सकता है। और दूसरी तरफ देखिए, 20 साल से हमारी पंजाब में प्रैक्टिस है, 20 साल से पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी भी किसान समस्याएं, किसान मजदूर की समस्या होती है, उसको रेज करते, उस पर आंदोलन करते हैं, तो अभी सभी देश के जो नियम है, उनका जो कंसल्टेशन है, मुख्य कार्य है, वो कृषि कानूनों को रद्द कराना है। और इसी के साथ साथ जो भी अन्य मांगे हैं उनको मनवाना है। और चलिए, ब्रजेश भाटी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए किसान नेता हैं। ब्रजेश भाटी जी, मैं आपके पास भी आता हूं। किस तरीके से इसको देखा जाए? एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ब्रजेश भाटी जी, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है, आज भी विरोध प्रदर्शन किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आप लोगों ने महंगाई को लेकर के किया, लेकिन मिशन उत्तर प्रदेश के अलावा मिशन पंजाब होना चाहिए, ये जो बात गुरनाम सिंह चंडूनी की तरफ से कही गई है, इसके मायने क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा ब्रजेश भाटी जी। ब्रजेश भाटी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए
ब्रजेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अर्शदीप जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। अर्शदीप जी, इसके मायने आपको क्या समझ में आ रहे हैं? क्योंकि गुरनाम सिंह चंडूनी निश्चित तौर पर किसान नेता हैं, उनकी तमाम हम लोग स्टेटमेंट सुनते रहते हैं, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मिशन पंजाब यानी कि अब किसानों को अपने हक के लिए खुद एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए, इस बयान के मायने क्या समझे जाएं? और अगर आते हैं किसान जत्थेबंदियां चुनावों के बीच में, तो इसको कैसे देखेंगे आप पंजाब की राजनीति के हिसाब से भी? अर्शदीप जी। जी देखिए, पहले मेरा नाम अर्शप्रीत है, माफ कीजिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। दूसरी बात, किसानों पे मैं आऊँ तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये सबका हक है जो भी एलिजिबल है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ ही है और रहेगी, जो भी उनका फैसला होगा, इवन इफ इट इज टू कंटेस्ट इलेक्शंस या ना करना, हम उनको सपोर्ट करेंगे जैसे भी वो चाहेंगे। अगर एट द एंड ऑफ द डे अकाली दल एंड बीजेपी आर समवेयर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अकाली दल वो पार्टी है, जब फार्म ऑर्डिनेंसेस आए थे, मैडम बादल उस कमेटी का पार्ट थे, और उसके बाद उन्होंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था फार्म लॉज, फार्म ऑर्डिनेंसेस बहुत अच्छे हैं पंजाब के लिए, उसके बाद वो डिलीट कर दी। अब मैं बात करूं बीजेपी की, बीजेपी ने बार बार पंजाब को फंड्स डिनाई किए हैं किसानों के लिए, उनके एमएसपी के लिए, उनके खर्चों के लिए। ये कांग्रेस रूल स्टेट्स को बजट देते नहीं है, और तो और जो फार्म लॉज लेके आए हैं वो डिक्टेटोरियल है। 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं वहां पे, 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, एक स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी दे नहीं सके, और अभी वो कैबिनेट रीशफल कर रहे हैं एंड उसमें एक भी किसान नेता नहीं दिखाई दे रहा है। सो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि बीजेपी और अकाली दल और आम आदमी पार्टी में बात कर लूं, 23 नवंबर को वाया इन्होंने फार्म लॉज को पास किया। पंजाब पहली स्टेट थी पूरे देश में, कांग्रेस रूल स्टेट, जिसने फार्म लॉज के खिलाफ बिल्स पास किए अपने विधानसभा में, ताकि एक सिंबॉलिकली बहुत बड़ा एक मुहिम चलाई जाए, एक प्लान ऑफ एक्शन हो, और उसके बाद वो पूरे देश में फैला, पूरे देश में सपोर्ट मिला, एंड दैट इज व्हाई इवन द फार्मर्स नो दैट कांग्रेस स्टैंड्स विद देम। अगली बात देखिए ये है कि 2013 में पंजाब में अकाली दल कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग भी लेके आया था, और इन्होंने जेल टर्म भी इंट्रोड्यूस की फार्मर्स के लिए, और तो और अकाली दल ने ऐसी कोई चीज नहीं की है पंजाब में किसानों के लिए जिनसे उसका भला हो। हमने बार बार वी हैव फॉट टूथ एंड नेल फॉर द फार्मर्स ऑफ पंजाब, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा बीजेपी ने बहुत बनाया था, हमें अल्टीमेटम्स दिए थे, एंड नेवरदलेस वी फॉट टूथ एंड नेल फॉर द फार्मर्स। दूसरा, हमने ये भी इंश्योर किया, जो बीजेपी डिजिटाइजेशन करना चाहती है पूरे एग्रीकल्चरल जो मार्केट की, उसके खिलाफ भी हमने पूरी जोरों शोरों से प्रोटेस्ट किया ताकि ये चीज भी होना। और अब मैं बात करूं जो बयान आया है, देखिए ऐसा है, पंजाब में अगर कंटेस्ट करते भी है इलेक्शंस, यहाँ पे 13 लोकसभा सीटें हैं, और अगर सारी भी जीत जाए हाइपोथेटिकली, तो भी इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। हम खुद कहते हैं कि फार्म लॉस को एब्रोगेट करिए, हम खुद कहते हैं कि उनको रद्द होना चाहिए, वो पंजाब के भले के लिए नहीं है, नुकसान है उसमें पंजाब का। और तो और अगर उन्हें कंटेस्ट करने चाहिए तो वो यूपी इलेक्शंस हो, बिहार इलेक्शंस हो, जहां पे ज्यादा सीट्स है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स द लोकसभा दैट इज टू मेक ऑल द डिसीजंस एंड दैट इज टू एब्रोगेट और मेक अ लॉ। तो इनको ध्यान वहां पे देना चाहिए। कैसे भी सपोर्ट, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे वांट, कांग्रेस इज ऑलवेज रेडी। आई पर्सनली एम अ लॉयर एंड मैं ये आश्वासन देता हूं कि इनको कभी भी जरूरत है तो लीगल सर्विसेज आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7। कृष्णपाल शर्मा जी, एक तो किसान जत्थेबंदियों की तरफ से या हम यूं कह लें कि गुरनाम सिंह चंडूनी ने जो बात कही, एक तो उसके मायने क्या है, और दूसरा जो खिडिल जी ने बात कही, मैं चाह रहा हूं कि इसका भी जवाब देते चलें। आयुष जी, पहले तो मैं किसान नेता की बात कर लेता हूं। अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, ये उनकी समझ है, उनकी पॉलिसी है, मेरा ख्याल है इस देश में डेमोक्रेसी है, हर एक को राइट है, वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी पार्टी बना सकता है। इस विषय में किसी को भी एक दूसरे को ये कहना कि वो नहीं बना सकते या उनको नहीं बनानी चाहिए, हर एक पार्टी का, इंडिविजुअल का अपना इशू होता है, उसने कैसे उससे डील करना है। और अगर किसान समझते हैं कि उनको इसमें फायदा हो सकता है तो उनको जरूर कर लेना चाहिए। दूसरी बात, मैं अपने कांग्रेस के साथी की बातों से मुझे ये लगा कि वो पता नहीं क्यों मुद्दे से भटकना चाह रहे हैं। अगर मैं इसका जवाब दूं, इन कानूनों की जो जड़ है वो जड़ ही कांग्रेस है। देखिए,
3/9/2020 को एक सबसे पहले इस कानून को बनाने के लिए एक मीटिंग कॉल की गई थी। उस मीटिंग में पंजाब के सेक्रेटरी सरदार KS पन्नू जी को सीएम साहब ने भेजा और उन्होंने सीएम पन्नू साहब ने आके ये रिपोर्ट की कि कानून ऐसे बनने जा रहे हैं। सीएम उस समय के महाराजा अमरिंदर सिंह जी ने कोई भी इसमें दखलंदाजी नहीं की, ये भी कोशिश नहीं की कि ऑपोजिशन को भरोसे में लेकर उनके साथ मीटिंग कर ली जाए या जो खदशे उन्होंने जाहिर किए थे उन पर कोई विचार भी कर लिया जाए। कांग्रेस ने इसके बाद जब पन्नू साहब ने भी आके रिपोर्ट की, क्या सीएम साहब की ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो लोगों को बताएं कि ये कानून बनने जा रहे हैं? क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो लोगों को बताएं कि इस तरह के कानून बनने जा रहे हैं और ऑपोजिशन को साथ लेके इसका विरोध किया जाए? उसके अलावा प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात में नहीं बोला, उसमें बैठे थे जब मैं आपकी बात में नहीं बोला। आप लॉयर हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप दूसरे की बात सुनने का मादा रखेंगे। नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैडम बादल उस कमेटी का हिस्सा थी जब आपकी जिसने बनाई है? वकील साहब जब आपकी बारी आएगी आप बोले ना, प्लीज मुझे बोले लीजिए, मैं समझता हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी, अगर आप गलत बोलेंगे, आप गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, मुझे उसको रिफ्यूट करना पड़ेगा। क्या पन्नू साहब उस मीटिंग में नहीं गए? Is there any proof of that? पहले आप बोल लीजिए, मैं आपकी बातें सुन लेता हूँ फिर पहले। अगर आपको डिबेट की परंपरा ही नहीं पता, सिंपल सवाल है, दो सवाल है मेरे सवाल सुन लीजिए। एक सवाल ये है कि 2013 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अकाली दल क्यों लेके आया था, जिसमें जेल टर्म भी इंट्रोड्यूस होगी किसानों के लिए पंजाब के। दूसरा सवाल ये है कि मैडम बादल ने एक तो कमेटी का वो हिस्सा थे जिसने फार्म ऑर्डिनेंसेस बनाए जो फार्म लॉ से पहले आए थे। दूसरा उसका सब पार्ट ये है कि मैडम बादल ने वीडियो भी बनाई थी बकायदा जिसने कहा कि फार्म लॉस पंजाब के लिए अच्छे, उनको सपोर्ट कीजिए। इन दो सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने पहले आपकी बातों बहुत ध्यान से सुना, ये भी सुन लिया, कृपा करके सुनने का कष्ट जरूर करें। क्या केंद्र ने जब हाई पावर कमेटी बनाई थी कानून बनाने के लिए, सीएम साहब उसके मेंबर थे या नहीं थे? क्या सीएम साहब ने मंत्री सिंह बादल को वहां भेजा था, नहीं भेजा था? क्या KS पन्नू जी उन मीटिंगों को अटेंड करते रहे या नहीं करते रहे? क्या KS पन्नू जी ने आकर सीएम साहब को ब्रीफ नहीं किया कि इस तरह के कानून बनने जा रहे हैं? कृष्णपाल जी, वो तो हर बात से डिनाई कर रहे हैं, वो यही तो पूछ रहे हैं ना आपसे कि आप ये बताएं कि आपके पास इसका आधार क्या है या आपके पास इसका प्रूफ क्या है? आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसका आधार ही तो वो मांग रहे हैं, क्योंकि वो तो डिनाई कर रहे हैं। अर्शप्रीत जी उसे डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। जिन जिन के नाम लिए उनमें से कोई नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि आप इसको प्रूव करें। ये देखिए, ये ऑन द रिकॉर्ड है आयुष जी, आयुष भाई के KS पन्नू जी ने सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी और सीएम साहब उस कमेटी के मेंबर थे। एंकर साहब, दो सवाल पूछे, इनको कह दीजिए जवाब दे दें बस, दैट्स इट। आप मुझे जवाब ये इस बात का दे दीजिए कि क्या पन्नू साहब मीटिंग में कांग्रेस ने वहां उसके सीएम साहब मेंबर थे या नहीं थे? नहीं थे। मैं कह रहा हूं सीएम साहब मेंबर थे और रिकॉर्ड है, झूठ का तो कोई मेरे पास इलाज नहीं है। नहीं थे, मैं ये कह रहा हूं रिकॉर्ड की बात है कि सीएम साहब नहीं थे। अमरिंदर सिंह जी बतौर सीएम उस कमेटी के मेंबर थे। इनको रिप्रेजेंट किया सरदार KS पन्नू जी ने। 3/9/1920 को मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सर आकर पन्नू साहब ने रिपोर्ट किया सीएम साहब को कि ये कानून बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने लिखती रिपोर्ट दी सीएम साहब को, उन्होंने कुछ ऐतराज भी दिए। सवाल का जवाब दे दीजिए जो आप। चलिए ठीक है, वो सवाल का जवाब मुझे लग रहा है अर्शप्रीत जी दे रहे थे, लेकिन आप उस सवाल का जवाब को सुन नहीं रहे थे। वो दे रहे थे, आप उस सवाल के जवाब को सुन रही थे, आप इंटरप्ट कर रहे थे उनको बीच में, इसलिए उससे वो डिले हो गए। ब्रजेश भाटी जी का मैं रुख करूंगा। ब्रजेश भाटी जी, आप किस तरीके से देखें इसको हम? क्या राजनीतिक तौर पर अगर किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा, एक तरफ तो आप लोग आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इसका इंपैक्ट नहीं होगा आंदोलन के ऊपर, और इसके मायने क्या हैं मिशन पंजाब के? थोड़ा इसको भी समझाएं ब्रजेश भाटी जी। आयुष भाई, मैं आज इंडिया न्यूज पंजाब के चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं कि हमारा जो संयुक्त मोर्चा है और जितनी भी जत्थेबंदी है, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर किसी का कोई बयान आया है तो उसका निजी बयान है। संयुक्त मोर्चा उस बयान से अपना कोई लेना देना नहीं रखता है। जो है जिसने भी बयान दिया है वो उनका निजी है। हम कहीं भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ेगी उसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि इन कानूनों को लाने वाली भाजपा है। और जैसे इनका इलाज में किया गया है, उसी तरह से इनका इलाज
उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। इनको डोज दी जाएंगी 2 तरह की, एक डोज चलिए उत्तराखंड में भी दी जाएगी ठंडी डोज, वापस नहीं। जहां किसान संयुक्त मोर्चा इसका विरोध करेगा और चुनावी दंगल में किसान संयुक्त मोर्चा का कोई भी संगठन करना चाहता, इस तरह के बयान से संयुक्त मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त नहीं, लेकिन मोर्चा ये बारीक लाइन कैसे क्लियर होगी ना, क्योंकि हम लोग तो डेली बयान सुनते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल बयान है या गुरनाम सिंह चंडूनी का अपना व्यक्तिगत बयान है? बयान देने से पहले ये बात बतानी चाहिए ना कि ये व्यक्तिगत है या ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, क्योंकि हम लोग तो ये मानते हैं कि गुरनाम सिंह चंडूनी संयुक्त किसान मोर्चा का ही एक पार्ट है। अगर वो किसी बात को कह रहे हैं तो हो सकता है कि इसके मायने ये हो कि उस पर मोहर संयुक्त किसान मोर्चा की हो। अब ये बारीक लाइन थोड़ा सा इसको क्लियर करिए ना। ये आप जो बयान शूट कर रहा है वो तो आप ये कह देंगे कि नहीं ठीक है संयुक्त किसान मोर्चा का एजेंडा ये है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं जत्थेबंदियों को लड़ना चाहिए, अब आपको लग रहा है तो आप ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। व्यक्तिगत बयान, संयुक्त मोर्चा कोई बयान नहीं है। संयुक्त मोर्चा कहीं चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव तो बहुत बड़ी बीमारी है। चलिए अब कुलदीप धालीवाल जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तो वहां उनका विरोध किया जाएगा। चुनाव हम भले ही ना लड़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि कानून लेकर के आई है इसलिए उसका विरोध होगा। देखिए आयुष जी, मैं सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई अर्शप्रीत जी बोल रहे थे, जो मैं उनका जो मतलब पूरा नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं वो कि कैप्टन साहब कमेटी के मेंबर ही थे, पंजाब सरकार मेंबर थी, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि पन्नू साहब वहां पे गए, ये भी ऑन। और किसान जत्थेबंदी पंदेर साहब बैठे हुए हैं, पंदेर साहब के पास सारे डॉक्यूमेंट है, वो जवाब दे देंगे। अर्शप्रीत जी मेरे को बोलने दे दीजिए। और उसके बाद जो रही बात संयुक्त किसान मोर्चे की, संयुक्त किसान मोर्चा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये क्लियर कर दिया है संयुक्त किसान मोर्चे के सारे आगुओं ने बैठक में। लेकिन अगर कोई एक हिस्सा इलेक्शन लड़ता है तो मैं अर्शदीप जी से, जैसे इन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी, तो क्या कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी? जो एक आदमी इलेक्शन लड़ेगा, चाहे चुड़ूनी साहब इलेक्शन लड़े या ना, देखो इलेक्शन लड़ना लोकतांत्रिक हक है। और लोग जो इससे पहले आम आदमी पार्टी, जेपी आंदोलन में से कितनी पार्टियां निकल के आई हैं, अगर किसान आंदोलन में से भी कोई पार्टी निकल के आती है तो उसका स्वागत करना बनता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि जैसे पंदेर साहब जैसे व्यक्ति जो संघर्ष से काम कर, अगर ये कल इलेक्शन लड़के एमपी बनते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से लोगों का भला ही होगा, कुछ बुरा नहीं होने वाला। लेकिन पंजाब के अगर हम लोग बात करते हैं, बड़ी आसानी से अर्शदीप जी ने बोला कि यहाँ से तो एमपी नहीं आते जी, यहाँ से तो आवाज नहीं आएगी। अरे भाई सारे पंजाब के जो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। एक तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं, एक आधी बात अंग्रेजी में बोलते हैं, देसी आदमी पकड़ नहीं पाता। आप पूरा करने दीजिए। पंदेर साहब जैसे जो हमारे पंजाब के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, अगर ये एमपी बन के जाएंगे तो आपको दिक्कत क्या है भाई? उनको जाना चाहिए, वहां पे आवाज आएगी किसानों की। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 200 किसान पंजाब में लोकसभा में पहुंचाए हैं। 200 किसानों के बेटे एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने ही कानून बनाए हैं। चलो हम एक जब भी कवर खोदने काम किया है कुलदीप जी, जब भी कवर खोदने काम किया है आपने। भारती जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए धालीवाल साहब, एक सवाल का जवाब। बैठा था, बोला नहीं। आप बस ये नहीं देखिए ऐसे नहीं भाई, देखिए आप सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे, लोग आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं ना, पहले उनके सवाल सुन लीजिए। जब मैं आपको समय दूंगा अर्शप्रीत जी आप खूब सवाल पूछिएगा, लेकिन अभी उनकी बारी है ना, अभी उनको सवाल पूछने दीजिए। कुलदीप धालीवाल जी कंप्लीट करें। बात नहीं करने दे रहे, बीच में बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो। कोई डिबेट अर्शप्रीत जी एक सेकंड अर्शप्रीत जी नहीं, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। अर्शप्रीत जी एक सेकंड, अर्शप्रीत जी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। कृष्णपाल जी बोल रहे थे, आपने उनको डिस्टर्ब किया। कुलदीप जी बोल रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बोलेंगे, ये दोनों भी बोलेंगे बीच में, मैं किसी को नहीं रोकूंगा फिर। इसलिए पहले सबकी बातें सुन लें, जब मैं आपको समय दूंगा आप आराम से जवाब दीजिएगा। धालीवाल जी, चाहे कोई और, चाहे राज्यपाल साहब हो, एक हिस्सा, क्योंकि 32 किसान जथेबंदियां हैं, उसमें से 40 अगर पार्टी बना के, तो उसका वेलकम करना चाहिए। उसमें बुरा क्या है? उसमें बुरा क्या है? हमारा तो चुनाव लड़ने के लिए आप जैसे लोग हैं ना, राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव लड़ने के लिए, के साथ में है।
एक मत चुनाव लड़ने के लिए अरे राजनीतिक भाटी पार्टियां साहब, जितने किसान नेता हैं सब चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए ये मत कहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। चुनाव तो लड़े हैं ना किसान नेताओं ने भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ा है चुनाव। पंदेर साहब, मुझे बताएं कि क्या गुरनाम सिंह चंडूनी का मैं जो स्टेटमेंट है उसको सिर्फ इतना मैं जोड़ लूं कि ठीक है ये उनका अपना एक व्यक्तिगत बयान हो सकता है, या ऐसी भविष्य की कोई योजनाएं हैं, और क्यों नहीं लड़ सकते हैं चुनाव लड़ करके भी अपनी बात को बाहर रखने में क्या दिक्कत है? पंदेर साहब देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के स्पष्टीकरण दे दूं कि हमारी पंजाब में 20 साल की तकलीफ है, हमारी यूनियन का संविधान है, हमें कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये लोगों का अपना आजाद निर्णय होता, वहां कहाँ वोट डालनी, कहाँ नहीं डालनी, क्या करना, हम कभी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। हमारा मानना रहा है कि कभी इलेक्शन में जीत के आप हार के किसान वर्गों की आवाज को अच्छी तरीके से बुलंद नहीं कर सकते, तो हमें लोक लहर खड़ी करनी चाहिए, उसके लिए हम काम करते हैं। जहां तक चंडूनी जी का बयान है, अभी तक जो कुछ भी सामने आया उनका व्यक्तिगत बयान है। और देखिए, उसके मैं न्यूज चैनल का नाम नहीं था, उन्होंने स्पष्ट भी किया जब उनसे पूछा गया कि क्या संयुक्त मोर्चा निर्णय करेगा या सभी यूनियन का फैसला, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी यूनियन में फैसला नहीं हुआ, मैंने तो एक विषय को उठाया, तो कोई भी अपने दिल की बात तो कह ही सकता। अभी मेरी समझ के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है उस पर सारी यूनियन ने निर्णय कर लिया। तो देश की 500 से अधिक यूनियन है, छोटी बड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि सभी ने निर्णय किया। ठीक है, जो बीत गया समा उनमें से कोई यूनियन किसी पार्टी को सपोर्ट भी करती रही होंगी। ठीक है पंदेर साहब, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं या गुरनाम सिंह चंडूनी ही चुनाव लड़े, या फिर कोई भी एक सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा का जो हिस्सा है अगर वो चुनाव लड़े, संयुक्त किसान मोर्चा उसका साथ देगा कि नहीं देगा? क्योंकि आखिर तो आपके ही हक की बात को करने के लिए वो चुनाव में आएंगे ना, जो भी सदस्य हो, संयुक्त किसान मोर्चा कम से कम उसका साथ देगा कि नहीं देगा? पंदेर साहब देखिए, मैं जो स्पष्ट कर रहा हूं, आप भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट है कि अभी तक कोई ऐसा निर्णय हुआ ही नहीं है, जो चीज है ही नहीं उसके भविष्य के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? अभी तो हमारा साफ साफ है, आंदोलन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा, और आंदोलन के ऊपर बात होनी चाहिए। तो भाजपा के प्रवक्ता तो ये बात कहें कि इतना बड़ा देश भर में आंदोलन चल रहा है, तो ये लोकतांत्रिक देश है, लोगों की आवाज का आपने सम्मान करना कि नहीं करना, इस पे बोलिए। तो बिल्कुल देश की यूनियन कोई भी इलेक्शन में जाने वाली नहीं है, कंसल्टेशन करेगी मोर्चे की। ठीक है, चलिए अब अर्शप्रीत जी जवाब दें। जी, इससे पहले मैं जवाब शुरू करूं, मेरे कुछ बहुत ही क्लियर सवाल है, बहुत ही स्पष्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो इसका जवाब देंगे। पहला सवाल ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक भी शहीद के परिवार को ना तो फोन किया है, ना स्टेटमेंट दी है, ना सिंपथाइज किया उनके साथ, कोई कंडोलेंसेस नहीं, कुछ नहीं। 500 से ज्यादा लोग वहां पे शहीद हो चुके हैं। तो ये कारण क्या है कि ये टाइम नहीं है इनके पास, या क्या बिकॉज दिलीप कुमार साहब की फैमिली को फोन किया गया, श्रीलंका फोन कर लेते हैं, सिंगापुर फोन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी ही कैपिटल के जो बिल्कुल सामने किसान बैठे हैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, उनको एक भी उनको सिंपथाइजिंग मैसेज या कोई भी ऐसी चीज इन्होंने नहीं की। तो इसका कारण बता दे क्या है। दूसरा सवाल ये है कि इतने लोगों को इस लॉ ने अफेक्ट किया है, इतने किसानों को, तो क्या इन्होंने एक बार भी उनसे स्टेक होल्डर जो कंसल्टेशन होती है जिसको अफेक्ट करना होता है लॉ ने, उनके साथ बात की, उनको पूछा कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या नहीं चाहिए, कैसे हम अमेंड कर सकते हैं? एक बार भी ऐसा हुआ है? दूसरी बात, इसका सब पार्ट जो है वो ये है कि क्या आप किसी मरीज को दवाई धक्के से देंगे या उसको पूछेंगे कि आपको दिक्कत क्या है, आपको तकलीफ क्या है, उसके हिसाब से देंगे? तीसरा सवाल इनसे ये है कि इन्होंने 11 राउंड ऑफ टॉक्स के बाद बिल्कुल खत्म कर दिया सब कुछ, और अभी इनकी स्टांस ये है कि हम 12वीं राउंड ऑफ टॉक्स तो कर लेंगे, लेकिन फार्म लॉज को एब्रोगेट करना, उनको रद्द करना, ये ऑफ द टेबल है, ये तो हम पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो मुझे एक बात बता दें धालीवाल साहब, जो उनके प्रवक्ता हैं, कि ये लॉ जिसको अफेक्ट कर रहा है उसको तो चाहिए नहीं, जो आप करना चाहते हैं उसका फायदा नहीं, तो ये कर क्यों रहे हैं आप? इसका मुझे स्पष्ट जवाब जो है आपसे सुनना है धालीवाल साहब, प्लीज इसका जवाब दें। ठीक है, देखिए आयुष जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में और हिंदी में जवाब देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जिन्होंने बात की है
जो वकील साहब ने बात रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी भी शहीद किसान को फोन नहीं किया, तो मेरे भाई आपकी पंजाब सरकार है, आपने किस किसान को शहीद का दर्जा दिया है वो आप मेरे को बता दें। सभी को दिया गया है। आप थोड़ा मेरी पूरी बातें जो आपने एक बार एक बोले, क्योंकि साबुई को समझ में आ जाए। और दूसरी उसके बाद फिर आपने बोला कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछा, अरे भाई आप तो साफ ही मुकर गए कि पंजाब सरकार उसमें थी, और आप तो कह रहे हम तो थे नहीं। ऑन द रिकॉर्ड है, आप कह रहे हम तो थे नहीं। जब पंजाब सरकार थी, पंजाब के सारे बाशिंदे थे। पंजाब सरकार का मतलब पंजाब सरकार वहां पे अपने लोगों की बात लेके जाए, तो उसने अपने लोगों की बात नहीं लेके गए। तो ये सारा जो है पंजाब सरकार का कसूर है, वहां पे केंद्र सरकार को अपने लोगों की भावनाओं के बारे में ना बताना। जवाब पूरा करने प्लीज। आप वकील हैं, देखिए आप वहाँ पे बहस कर, यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आएगी। आप तो माननीय है, जज साहब के सामने बोलते हैं, मैं तो साधारण किसान हूँ, तो मतलब बातें साफ साफ होनी चाहिए। गला घोट रहे हैं आप। बस थोड़ा नहीं, मैं बाकी बाद में जो आप वो आपके चलिए ब्रजेश भाटी जी, ठीक है, चलिए। जो आप वहाँ पे पूरा नहीं लेके गए वो भी आपके कसूर। और जो उसके बाद आप बोल रहे हो कि जो किसानों की बात है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिन लोगों को कानून चाहिए था वो लोग, अरे भाई 200 से ज्यादा किसान एमपी हैं हमारे, और उन्होंने रूल बनाया। और अभी पंडेर साहब ने बोला, अरे तो ठीक है ना, देखिए इस आयुष भाई बहुत बार चर्चा कर चुका हूं। धारीवाल जी को जो 200 से ज्यादा किसान एमपी, उन्हीं को भेजिए। धारीवाल जी 8 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उनके पास भेजिए, वो 200 एमपी आपके किसान हैं, वो जाकर के इन किसानों को समझा देंगे। आप लोग तो समझा नहीं पा रहे हैं चर्चाओं में बैठ करके, आप लोग ना समझा पा रहे हैं ना किसान समझ पा रहा है। 200 एमपी को भेजिए, वो समझाएं। चलिए ब्रजेश भाटी जी, एक सेकंड, ब्रजेश भाटी जी, हाँ ठीक है। धारीवाल साहब थोड़ा चुप हो जाए। ब्रजेश भाटी जी कोई देश में, ब्रजेश भाटी, अरे प्रभु किसान का नाम लेकर बदनाम कर रहे हो। सरकार नाम की चीज है, अडानी अंबानी के दलाली करने के अलावा इस सरकार का कोई काम है? सरकार नाम की कोई चीज बची है? और दो किसानों के बेटे और बता रहे हो तुम, किसानों के बेटे और बता रहे हो 200 सांसद। तुम्हारे खुद सांसद कैद हैं, तुम्हारे सांसद कैद हैं, तुम्हारे सांसद ताले में लॉक है। तुम बात करते हो सांसदों की, तुमने तालियां बजवाकर तुमने कानून पास कर दिए, और कहते 200 सांसद तुम्हारे। प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो आप? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 200 सांसद किसान। अगर किसानों के सांसद होते तो ये बिल नहीं आते। अगर किसानों के सांसद होते तो ये किसानों की कबर खोदने वाले बिल नहीं आते। आप नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे प्रभु भगवान, आप नहीं, लेकिन ब्रजेश भाटी जी, क्योंकि राकेश गैर तो मैं सुनता रहता हूँ, हमेशा कहते हैं कि हमने ही चुन के इनको सत्ता में बैठाया है, हमारे लोगों ने वोट दिया, तो भाई वो तो प्रतिनिधि गए, वो तब किसान के ही तो प्रतिनिधि है ना। अब आप उनसे जवाब पूछिए, आप उनसे जवाब लीजिए कि जिनको आपने चुनकर भेजा उन्होंने आपके हित के कानून क्यों नहीं लाए। ये लेकिन आपने चुना तो है ना भाई, या आप इससे इनकार कर रहे हैं कि आपने चुना ही नहीं था उन लोगों को, किसानों ने वोट ही नहीं दिया? मैदान में नहीं ब्रजेश भाटी जी, एक सेकंड, मैदान में 200 सांसद कहने का मतलब यही है कि उनमें से किसानों ने ही तो चुने ना अधिकतर पिछले लोगों को। 7 महीने हो गए मैदान में। एक सेकंड, ठीक है, धालीवाल साहब, ब्रजेश भाटी जी को 700 तो ये इसमें 7 महीने से मैदान में। पानी, थोड़ा पानी पीजिए, ब्लड प्रेशर। मैं पानी पीता हूँ, नहीं ब्लड, झूठ मत बोलिए। आप नेशनल टीवी बैठकर झूठ मत बोलिए, आप सच्ची बात करिए, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आपके सामने बोल रहे हैं, आप चुप थे। नहीं, हमें कांग्रेस, सुनिए अमरिंदर सिंह आए थे और मनप्रीत सिंह, मेरी बात सुनिए धारीवाल साहब, मेरी बात सुनिए। जितने आपको बोला, आप जो अभी कांग्रेस ने बता दिया कि आप इलेक्शन लड़ोगे, आपको साथ देंगे, तो ठीक है, आप उनसे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए, मैं बताऊंगा आपको। जितने जिम्मेदार इन कानूनों को आप लाने के लिए, उतनी कांग्रेस जो मेरी बात कह लीजिए, और यही हक आपका होना है। धालीवाल साहब सुन लीजिए, ये कानून वापिस नहीं लिए, थोड़ा सा सुने। हाँ, अगर आप कानून वापिस नहीं लिए तो जैसे आज कांग्रेस में जुमलेबाजी होती है ना, उसी प्रकार से तुम्हारे सरकार में जुमले बदल रहे हो। मंत्री बदल जैसे क्या ठीक हो जाएंगी? किसान 7 महीने से रोड में बैठा है, वो तो आपको दिख नहीं रहा। आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं।
क्या बात है। चलिए ठीक किसान है। की नहीं सुन रहे आप एक बार? कृष्णपाल जी आपने जितनी भी बातें कही उन सबको डिनाई किया नहीं, हर्षप्रीत जी ने। डिबेट को आप उस घुमा सारी रहे। बातों को आप डिनाई किया 200 हर्षप्रीत जी सांसद की बात कर ने, रहे और हैं। जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग भी उसके लिए हैं। इस बात के लिए वो कह रहे थे। ठीक है, एक सेकंड में ठीक है। जिम्मेदार इसमें कृष्णपाल आप जी, हैं। कृष्णपाल जी, ये कृष्णपाल जी, राजनीतिक दल है। मैं हाथ कृष्णपाल जोड़ने जी, कहना चाहूंगा, कृष्णपाल जी, राजनीति सब से किसान के हमारे हितैषी आंदोलन हैं में यहाँ ना पर, करें। लेकिन फिर भी राजनीति से किसान आप बचाएं हम शब्दों के लोग। ऊपर है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी महकमा कृष्णपाल जी, ब्रजेश भाटी जी, ठीक है, अब कृष्णपाल जी से मैं रिएक्शन लूंगा। कृष्णपाल जी, देखिए, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी को ये सोच लेना चाहिए कि अगर सारा देश इन किसानों के विरोधी कानून इनको समझता है तो इनको जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। आज बीजेपी को छोड़कर पूरे देश में कोई भी पार्टी, कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति इन बिलों के हक में नहीं है। आखिर हम क्यों जबरदस्ती किसानों पर थोपना चाहते हैं, इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। दूसरी बात, कांग्रेस के साथी ने, मैं उनको एक विनती करता हूँ शुरू में ही कि डिबेट की एक परंपरा होती है, जब एक व्यक्ति बोलता है उसको सुनने का मादा रखना होता है, जब आपकी बारी आती है तब आप जवाब देना, ताकि दर्शक समझ सके कौन क्या बोल रहा है। आप टाइम यूटिलाइज कीजिए, अगर गलत बोलेंगे मेरे को ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन करने का आपको समय मिलता है, वकीलों, मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सुनने का मादा भी रखते होंगे। प्लीज। केंद्र सरकार, पहली बात तो श्रोमणी अकाली दल ने जब ये महसूस किया कि सरकार मानने वाली नहीं है, हमने अपना 25 साल पुराना गठजोड़ तोड़कर उनसे माफी मांग कर हम बाहर आए हैं कि हम लोग आपको किसानों के हक में अगर आवाज नहीं उठा सकते तो हमें ऐसे गठजोड़ की जरूरत नहीं है। हम वो गठजोड़ तोड़कर बाहर आए और किसान के हक में आवाज लगाने के लिए खड़े हुए हैं। दूसरी बात, कांग्रेस, इस बात से बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता कांग्रेस को। मैं ये जो रिकॉर्ड है सरकारी कि सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई थी, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह उसके मेंबर थे, मनप्रीत सिंह बादल जी सीएम को उन मीटिंगों में रिप्रेजेंट करते रहे हैं। सीएम साहब के पास खेती बाड़ी विभाग था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इन्होंने उस समय के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी काहन सिंह पन्नू को मीटिंगों में लगातार भेजा। 3 सितंबर 2020 को सरदार काहन सिंह पन्नू जी ने वो मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग से वापस आकर सरकार को रिपोर्ट किया, इन गलत कानूनों के बारे में सरकार को बताया, परंतु एक साजिशाना चुप्पी सीएम अमरिंदर सिंह जी ने और कांग्रेस ने धारण की, उनको बिलों को पास होने दिया। दूसरी बात, आपने अपने मैनिफेस्टो में इनसे मिलते जुलते कानून बनाने का वायदा पंजाब के लोगों के साथ किया। क्या आप इस बात से मुनकर हो सकते हैं कि काहन सिंह पन्नू ने आपको डिसेंडिंग नोट लिखने के लिए नहीं कहा? ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। काहन सिंह पन्नू जी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम साहब को रिप्रेजेंट करते थे, सीएम साहब के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, उसके बावजूद भी उन्होंने, चाहिए ये था कि जब उनको ये कानून का पता चला था कि इस तरह के बनने जा रहे हैं, वो वहां रिवोल्ट डिसाइडिंग नोट देते कि ये कानून गलत है, हम इसके हक में नहीं, आवाज उठा देते, ऑपोजिशन को साथ ले लेते। जैसे कानून बनने के बाद सब लोग, आज ये चीज तो मान, चलिए मैं आप सभी को रोक रहा हूं, इस चर्चा को बीच में रोकेंगे। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। हमारे सूचना प्रकाशन मंत्रालय के नवनियुक्त मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सचिव कृषि, डीजी साहब और उपस्थित मित्रों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं, विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है, उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहां नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सके, उनकी उत्पादकता बढ़े, और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड
1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके। और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ होगा, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर निहित रहेंगी। बोर्ड में दो प्रकार के सदस्य हैं। एक प्रकार है केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ राज्य जो उसमें प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो बाकी राज्य बचते हैं, वो चक्रानुक्रम से उसमें जुड़ते जाते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता जाता है। इस बार हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि केंद्र सरकार जिन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करती है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 6 की गई है और अब आंध्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे। यह भी परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। तीसरा इस क्षेत्र में परिवर्तन है कि नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गतिविधि हो, नारियल की खेती हो, इस दृष्टि से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाभ हो, इस दृष्टि से वह भारत के बाहर भी गतिविधि की आवश्यकता है तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसे 3-4 प्रकार के संशोधन निश्चित रूप से इस दिशा में हुए हैं। दूसरा आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ। आमतौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी खत्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव की फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं, वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके। संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी।
तो केंद्रीय कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे। आज मंत्रिपरिषद की बैठक थी और मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर क्या फैसले लिए गए उनके द्वारा बताया जा रहा है। खासतौर से किसानों से जुड़े हुए जो कुछ फैसले हुए उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत जल्दी से मैं अर्शप्रीत जी आपके पास आ जाता हूं, चूंकि कृष्णपाल जी ने बहुत सारी बातें आपको लेकर के कही। मैं चाह रहा हूं कि उसका जवाब दें। चलिए, अर्शप्रीत जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ब्रजेश भाटी जी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे कृषि मंत्री की तरफ से एक बार फिर से उन्होंने बताया और इस बात को भी वो कहीं ना कहीं अभी आगे भी बताने वाले हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी वो चल रही है, लेकिन मैं ये चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर बैठे हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज जब इस बात को कहती हैं कि वो किसानों के साथ में हैं और उसके बाद भी किसानों की जब स्थिति को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कम से कम एक्टिव पॉलिटिक्स में ही आ जाना चाहिए किसानों को? अपनी बात रखने के लिए आपका अपना खुद का नुमाइंदा तो होगा जो आपकी बात को समझेगा, क्यों नहीं आना चाहिए? आयुष जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जितने राजनीतिक दलों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं सभी मेरे भाई हैं, कि जब भी जो विपक्ष में होता है वही किसानों की बात करता है, और जिस दिन उसके हाथ में सत्ता लग जाती है वो फिर किसानों को भूल जाता है। किसान का सबको ही भूल जाता है, कामगारों को भूल जाता है, मजदूरों को भूल जाता है। यही स्थिति आज किसान के साथ हुई है। ये जो आज बीजेपी के नेता आज जो किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, आदिवासी जो भी मतलब कह रहे हैं, ये लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं, फंडिंगबाज कह रहे हैं, यही वो लोग थे जो हम प्रोटेस्ट करते थे तो हमारे साथ ये जाके आंदोलन करते थे। लेकिन आज इनको किसान दुश्मन दिखाई दे रहा है। और मैं जैसा माननीय कृषि मंत्री जी को सुन रहा था, ये 2 करोड़ के 3 करोड़ की लोन देने की बात कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता इन्होंने जो किलोज में भंडारण की स्थिति बनाई है, इससे क्या होने वाला है। ये सीधा सीधा व्यापारी को लाभ करने के लिए है, और ये 2 करोड़ और 3 करोड़ जो है ये खाली व्यापारी काम आएगा, ये किसान के कहीं काम नहीं है। एक तरफ ये 17 रुपए रोजाना किसान को जिंदगी जीने के लिए देते हैं और एक तरफ ये 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये सरकार खाली छलावा कर रही है और किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन इस देश का 80 करोड़ जो किसान है और उनके साथ जो लोग, पूरी जनता आपकी बात इनको सबक सिखाएगी। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। और जो आपका सवाल है उसको मैं क्लियर कर दूं, किसान संयुक्त मोर्चा कहीं भी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं ऐड कर देना चाहता हूँ एक चीज। चलिए ठीक है अर्शप्रीत जी। देखिए, मैं एक चीज ऐड कर दूं इसमें कि कांग्रेस की भी स्टांस यही है कि जब तक एमएसपी गारंटी नहीं उसकी मिलती है हमें किसानों को, तब तक वी विल नॉट रेस्ट, वी विल मेक श्योर दैट वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ताकि ये जो काले कानून है ये रहे। अगली बात देखिए ये है कि मेरा बीजेपी से एक बहुत ही क्लियर सवाल है कि राज्यसभा में इन्होंने एक पार्लियामेंट्री, बिकॉज आई एम अ लॉयर, मैं आपको एक लीगल ओपिनियन भी दे दूं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वायलेट हुआ था राज्यसभा में जब फार्म लॉज राज्यसभा में पास किए गए हैं। मिस्टर डेरिक ओब्रेन ने क्लियर कट कहा कि मैं एक फिजिकल वोट डिमांड कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद एक वॉइस वोट हुआ बिकॉज बीजेपी के पास मेजोरिटी की कमी थी। तो वो वायलेशन प्रोसीजर का क्यों हुआ और अभी तक क्यों एक्शन नहीं हुआ, ये मेरा एक सवाल है, बीजेपी से उसका जवाब दे। दूसरा सवाल ये है कि ये बात, बिकॉज पंजाब के जो किसान हैं वो कह रहे थे कि हमें डिजिटाइजेशन एमएसपी नहीं चाहिए, हमें बाय वे ऑफ डिजिटाइजेशन ये चीज कबूल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए स्टैंड लिया, बीजेपी ने हमें कहा कि हम इसको प्रोक्योर नहीं करेंगे, 1% भी प्रोक्योर नहीं करेंगे जब तक ये चीज आप डिलीवर नहीं करते। तो क्यों किसानों को बार बार आप उनकी, यू हैव देयर बैक अगेंस्ट द वॉल, why do you make them suffer, why do you not care about the farmers of India is what I want to know from the BJP। इसका जवाब दे दीजिए। चलिए कुलदीप जी। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे वकील साहब है ना, वो वकालत के हिसाब से बात करते हैं, किसान के हिसाब से बात बहुत कम करते हैं। सवाल का जवाब दे दीजिए। जथेबंदियां देखिए, जा तो मुझे बोलने दिया करें आप। सवाल पूछा धालीवाल साहब, जवाब दीजिए। सवाल पूछा, क्लियर कर। मैं, आप बहुत सवाल पूछते हैं, आप कोई जवाब नहीं देते, आप जवाब ही नहीं देते, हमें पूछना पड़ता है। एक झूठ आपने झूठ बोल दिया, नेशनल टेलीविजन पे झूठ आपका पकड़ा गया कि आप सच बोल दीजिए, आप सच बोल दीजिए, जवाब दे दीजिए। तक नहीं पहुंचाई तो आप झूठ मत बोलिए। मैं आपको पहले मेरे को राज्यसभा प्रोसीजर वायलेट हुआ है नहीं हुआ, आप अपनी जो टांग है वो उड़ा लेते हैं। देखिए सभा का प्रोसीजर वायलेट हुआ है नहीं हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी जो डिजिटलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं और उससे पहले एमएसपी की बात की, उसका जवाब ले लीजिए भाई।
आपने एमएसपी की बात की कि भैया एमएसपी नहीं मिली, हम तो साथ में हैं किसानों को। अरे भाई, 2 फसलों पे एमएसपी का छलावा कानून पास करके किसानों के साथ धोखा किया आप लोगों ने। उस दिन आपने 23 की 23 फसलों का क्यों नहीं निश्चित किया पंजाब में, और आज आप बात करते हो? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बोल रहे हैं आपको सवाल धोखा करके और आप लोग वकील साहब पहले आप चुप हो जाइए कृपया। वकील साहब बहुत अंग्रेजी बोली, मेरी हिंदी में समझ लेने दीजिए लोगों को। आपने बहुत अंग्रेजी बोली, नहीं किया। अरे भाई कृपया चुप कराइए एंकर साहब। देखिए अब मेरा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एंकर साहब भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि बीजेपी। चलिए सुन लीजिए। गुटका साहब हाथ में पकड़कर 1.25 लाख करोड़ का सवाल माफ करने की बात की थी आपने, और जब किसान आपके ऊपर आ गए कि भाई कर्जा माफ करो, तो आपने किसानों की बात केंद्र तक नहीं पहुंचाई और वो सीधा जो बिल का बहाना बनाकर सारी एजिटेशन उधर को मोड़ दी। अभी किसानों के बीच और केंद्र सरकार के बीच में बात तो बिल पास कर दिया। बात करने वाले, जब आपके पास समय था, जब आप 23 फसलों को लाजमी कर सकते थे, विधानसभा का सेशन आपने बुलाया था, तब आप सिर्फ दो फसलों पे बात करके चुप कर गए यार। क्या बात करते हो आप? चलिए ठीक है, अब आपने किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में पंजाब डिबेट के लिए समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब किसान जत्थेबंदियां चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं, इसके लिए चुनावों तक का ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कही, उसके बाद एक नई तरह की राजनीतिक बहस जरूर शुरू हो गई है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना है।